दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको जो लेटेस्ट जो हमारे देश में सब क्लासिफिकेशंस डिवीज़न ऑफ SC ST और क्रीमी लेयर इस तरह की जो बातें आजकल के लेटेस्ट सिनेरियो में जो चल रही हैं उसके बारे में कुछ आप लोगों को गहरी जानकारी देना चाहता हूँ। हम इतने बड़े तो नहीं हैं कि हम उच्च अधिकारियों की या न्यायाधीशों की या बड़े बड़े एक्टिविस्ट नेताओं की टिप्पणियों पर हम टिप्पणी करें, लेकिन एक जानकार व्यक्ति होने के नाते हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आज के सिनेरियो में जो हमारे सामने एक प्रेजेंट इशू है वो ये है कि क्या SC ST के जो क्लास कास्ट हैं उनके बीच में वर्गीकरण होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, या फिर उनके बीच में एक्सक्लूड कर कुछ कास्ट एक्सक्लूड कर देनी चाहिए, या फिर क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट SC ST में लागू होना चाहिए। अब इन बातों को मेरी पूरी वीडियो के एनालिसिस से आप समझें और पूरी वीडियो को सुने, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। भारतीय संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एक प्रियम्बल भी और संविधान जो अपने आप में चाहता है, वो ये चाहता है कि हमें इस देश के नागरिकों को न्याय दे के और बराबरी का अधिकार देना है, सबको बराबर लाना है। देखिए, याद रहे, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी भी हमारे डिसीजन को लेकर, या कोई भी हमारे सामने चुनौती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ का जो प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस देश के जो वंचित, शोषित और डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, ताकि देश के अंदर वो लोग बराबर की सिस्टम और व्यवस्था का हिस्सा बन के और देश के निर्माण में अपना सहयोग और एक साथ होकर हम लोग देश को महान बनाएं। अब सवाल ये उठता है कि एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक लेवल तक सभी को लेके जाना है, ये भारत का संविधान कहता है। अब भारत के संविधान में सभी लोगों को आगे लाने के लिए सभी तरीके से वो व्यवस्था, वो प्रावधान किए गए हैं। अब सबको एक माध्यम से, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है दी गई हैं संविधान में, आपको आगे बढ़ने के मौके दिए गए हैं, तो वो सब चीज़ों को हम आज विश्लेषण करेंगे। रिजर्वेशन के बेनिफिट्स और उसके आगे क्या क्या होने वाले पहलू हैं, उन सब को थोड़ा सा हम बारीकी से समझाएंगे। बात क्या है कि हम लोगों को भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, इसमें मैं आपको कम से कम 8-10 आर्टिकल और कुछ सूचियों का थोड़ा बारीकी से हल्का हल्का मैं उसको टच करूँगा। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 335, 341, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इनको हल्का हल्का टच करने की कोशिश करूँगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि इस देश के अंदर सभी नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी है और उनके इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ राइट का ये संविधान गारंटी देता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको इक्वलिटी है, सबको इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो अब सवाल ये उठता है, सबकी राइट्स की प्रोटेक्शन इक्वली होना है, सबको इक्वलिटी है, तो फिर उसके माध्यम से हम लोगों को कुछ लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए। जैसे आर्टिकल 15 है, जो विशेष प्रोविज़न करता है। पहला तो उसका मुख्य जो हेडिंग है वो ये है कि भी स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 जो कहता है, लेकिन उसमें फर्दर जो सब क्लोज 4 है, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लोज 2 ऑफ 29 2 को हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे वो आगे मैं बता देता हूँ कि वो एडिड और अनएडिड गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए में रिजर्वेशन की पॉलिसी के तहत बोलता है। बाकी मैं उसको डिटेल में आगे पढ़ूंगा। Nothing in this article or in clause 2 of the clause 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। ये स्टेट को जो है परमिशन दी गई है कि भाई वो स्पेशल जो बैकवर्ड क्लासेज हैं या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली हैं, ध्यान रहे। और आर्टिकल 15
आपका 5 ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लोज जी ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज जी वो ये कहेगा, मैं पढ़ूंगा जाके कि इस भारत के हर एक नागरिक को कहीं पर भी जाके अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस और कैरी करने की आपको आज़ादी है। हम आपको डिटेल में पढ़ेंगे। शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस बाय लॉ और फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions। educational institutions में यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल प्रोविज़न एडमिशन के लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो प्राइवेट में भी आपको ये वेदर एडिड or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to clause 1 of article 30। आर्टिकल 30 का क्लोज 1 उसको जो है ना रेफ़र करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। 30 का क्लोज 1 ये कहता है कि किसी भी माइनॉरिटी वो रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर है वो उसको स्पेशल अपने इंस्टीट्यूशन बनाने का, उसको प्रोपेगेट करने का राइट देता है। मैं डिटेल में बताऊंगा। ये आर्टिकल हमने 15 पढ़ा, 15 का 4 पढ़ा, 15 का 5 पढ़ा। अभी मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ 16 जो कि रिजर्वेशन यानी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इसका अगर हम मुख्यतः पढ़ें तो इसका हेडिंग है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सब क्लोज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स or posts in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। इसी का फर्दर सब क्लोज 4A कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस इन मैटर्स ऑफ प्रमोशंस विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट or scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। और क्लोज 4B कहता है जो कि अनफिल्ड वैकेंसी यानी कि जो है कैरी फॉरवर्ड की पॉलिसी जो कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्टिकल 335 है जिसका हम लोग यूजुअली सभी लोग उसके बारे में कोट करते हैं। तो आर्टिकल 335 में बताता हूँ क्या कहता है। क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विस एंड द पोस्ट या एफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी की बात की गई है। क्या कहता है द क्लेम्स द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन टू द विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट। ये हम कहीं पर पिछले 70 साल से जहाँ पर रिजर्वेशन की बात आती थी तो वहाँ पर हम एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशंस को हम कंसिडर करते थे और उसके आधार पर मान लो अगर कोई एफिशिएंट नहीं होता था तो उसको हम जो है ना ये अनसूटेबल कैंडिडेट डिक्लेयर करके उसको आउट कर देते थे। अब इसमें आगे इस बात को मैं रेलिवेट करूँगा, आप उस पर ध्यान रहें। लेकिन फ़िलहाल मैं जो कुछ बातें हैं आर्टिकल 341 और 342 उनके बारे में बताना चाहता हूं कि भाई जो हम कुछ हमारे बुद्धिजीवी साथी जो बार बार ये कहते हैं कि आर्टिकल 341 का ध्यान रखा जाए, आर्टिकल 335 का ध्यान रखा जाए, शेड्यूल 5 का ध्यान रखा जाए। आर्टिकल 341 में पढ़ता हूँ क्या है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट क्या द प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी और वेयर इट इज़ ए स्टेट आफ्टर कंसल्टेशंस विद गवर्नर and thereof by public notification specify the caste, race, tribes or parts of or groups within the caste, race or tribes which shall be for the purpose of the constitution be deemed to be scheduled caste in relation to the state or union territory as the case may be। ये बात सही है कि पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट की एसेंट से वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की कास्ट को उसको नोटिफाई करने का राइट प्रेसिडेंट को है। ये बात 341 आर्टिकल में कहा है और यही जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की बात जो है 342 आर्टिकल में कही गई है। जो 341 में है वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट शब्द को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक मेन बात आता है, हम हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथी और कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं कि इसमें शेड्यूल 5 को हमें ध्यान में रखना है। तो शेड्यूल 5 में जो है मुख्यतः
वो क्या है कि प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी हम जो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कुछ प्रोविजंस जो है डिस्कस किए गए हैं। उसको मैं एक उसका तीन सब क्लॉज 3 पढ़ देता हूँ। Report by the governor to the president regarding the administration of scheduled areas. The governor of each state having scheduled areas therein shall annually or wherever so required by the president make a report to the president regarding the administration of scheduled areas in the state and the executive power of the union shall extend to the giving of direction to the state as to the administration of the said area. इसी तरीके से इसी में अगर हम आगे जाएंगे तो शेड्यूल 6 जो है वो प्रोविज़न एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये कुछ मुख्य आर्टिकल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए जो रिजर्वेशन के साथ में रेलिवेंस हैं। क्या? आर्टिकल 14, भारत का संविधान सभी नागरिकों को इक्वलिटी का अवसर देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। अब हमने यहाँ पर एक उद्देश्य है हमारे सामने कि आज जो हम देश के अंदर रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करना चाहता हूँ, उसके अलावा सोशल और इकोनॉमिकल जो जो आज का स्टेटस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन की पॉलिसी को आज सब डिवीज़न करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उसके अंदर से कास्ट एक्सक्लूड करनी है या फिर क्रीमी लेयर लगाना है, ये बहुत सारी बातें आज के समय में हमारे समाज में हमारे बीच बुद्धिजीवियों में चल रहा है और बॉर्न ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। देखिए है क्या चीज़, हमारा एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हमें इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लोगों को, सो कॉल्ड SC ST के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना है जो कि हजारों साल से वंचित रहे हैं। यही हमारे देश के प्रीएम्बल और भारतीय संविधान का एक ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर बात को लेकर। उसके लिए प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 15, 4, 5, 16, 4, 5 मैंने जैसे आपको अभी बताया, ठीक है। उसमें स्पेशली आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स का सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट के लिए राइट्स दिए गए हैं। कुछ उसमें प्रोविजंस हैं 29(1) एंड 29(2) एंड 31। और आर्टिकल 16 में आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल्ड क्लासेस के लिए स्पेशल ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं। और उसमें आपका कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भरने के लिए और उसके साथ साथ आपको उसका क्राइटेरिया बताया गया कि भाई कौन कौन सी सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम इसमें लाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से भारतीय संविधान के ये सभी प्रोविजंस में इस तरीके के हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं पर भी कोई किसी तरीके की किंतु परंतु या भ्रांति नहीं है। अब हमारे सामने जो आज प्रेजेंट इश्यू है मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। प्रेजेंट इश्यू ये है कि क्या हमें कुछ विशेष जातियों को इस पॉलिसी से बाहर कर देना चाहिए? क्या ये सब होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है? क्या सब एक जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं? तो इस तरीके का एक ये कह देना एक इतने बड़े सिनेरियो में ये बड़ा ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि पर्टिकुलर कास्ट या कोई भी ऐसी जाति किसी भी देश के किसी भी प्रांत में एक जाति पूर्णतः विकसित हो गई है या बाकी जाति भी नहीं हुई है, उनका एडवांसमेंट उस लेवल तक नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका डाटा उसके बारे में सारी चीज़ लेना पर्टिकुलर कास्ट हर कास्ट का ये बहुत टीडियस जॉब है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें उन लोगों को आज 76 साल के बाद में जो आज भी वंचित हैं, जो आज भी बेचारे सरकारी नौकरी लेके संपन्न नहीं हुए हैं, यहाँ पर एक चीज़ मेन है कि रिजर्वेशन की बात चल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। उससे पहले एजुकेशंस की बात थी, एजुकेशन लेके आपको पहले एजुकेशन मिलेगी रिजर्वेशन से और फिर आपको जो है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब ये एक ऑब्जेक्टिव है कि रिजर्वेशन में SC ST के लोगों को कुछ को आउट करना चाहिए या क्रीमी लेयर लगाना चाहिए या फिर इनके अंदर से कुछ कास्ट को बाहर कर देना चाहिए, XYZ। अब ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत राय है, ये मेरी पर्सनल मेरी इंटरप्रिटेशंस है, मेरा अपना एक सुझाव है, मेरी अपनी राय है कि ऐसे
एक जाति किसी स्टेट में, चाहे वो एससी की कोई भी उपजाति हो या एसटी की कोई भी उपजाति हो, एक जाति किसी स्टेट में पूर्णतः अपने आप में एडवांस उस लेवल तक नहीं हो पाई है या नहीं हुई है जिस लेवल तक हम बाकी समाज के साथ में उनका कंपटीशन या बराबरी लाना चाहते हैं। ये बात सही है। इसीलिए हमें विरोध हो रहा है कुछ साथियों को कि भाई एक जाति हम अगर जाति वाइज अगर बाहर करेंगे तो अभी तो मान लो किसी जाति में 8-10% लोग हैं और उनके 5% ही लोग अभी सक्षम हुए हैं, तो उनके लिए तो बाकी 3% लोग तो अभी भी हैंड टू माउथ है। वो तो चैलेंज है, उनके लिए कौन सोचेगा, फिर वो तो बाहर हो गए हैं। तो अभी तो सभी लोग तो बराबर नहीं हुए हैं। तो ऐसे फिर अगर मान लो उसी जाति के 5% लोग या सक्षम हो गए हैं, तो फिर वो वही लोग उसको उसमें रहकर उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये लोगों को और देश को थोड़ा सा उसके प्रति इसका एक ऐसा वो हो रहा है कि भाई ये सही नहीं है। एनी हाउ, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये एजुकेशन से सर्विस का मैटर है, सर्विस के बाद में एक व्यक्ति के विकास का मैटर है। अब जिस व्यक्ति ने अपने सरकारी एजुकेशन से या कैसी भी एजुकेशन से, प्राइवेट एजुकेशन से सर्विस ले ली है, उस सर्विस के बाद में उस व्यक्ति ने अपने अपने परिवार का कुछ लेवल तक एडवांसमेंट कर लिया, विकास कर लिया है, तो उस व्यक्ति विशेष को सरकार एक सेकंड में, सरकार रिपोर्ट तुरंत मांगती है। सरकार एक सेकंड में रिपोर्ट मांगती है कि भाई कौन कौन अधिकारी किस किस जाति के कहाँ कहाँ से अपॉइंट होकर नियुक्त रिटायर हो चुके हैं। 70 साल का डाटा लेना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये 1 घंटे का 1 दिन का काम है। लोग कह रहे इतना मुश्किल काम है, कैसे डाटा कलेक्ट करेगी सरकार, स्टेट पे छोड़ दिया है। कोई मुश्किल नहीं है। हमें यहाँ पर ये समझना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का ही डाटे के लिए की बात हो रही है, उन्हीं को यहाँ से अलग करना या सब क्लासिफिकेशन करना या उनको इसको क्रीमी लेयर में लाना, ये कंसेप्ट चल रहा है। याद रहे कि आर्टिकल 14 को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव जो इक्वलिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट है, तो उसमें इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिसिबल है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव मीट करना है। अगर उसमें हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, तो वो एज इट इज चलता रहेगा। तो अब क्या हो सकता है? सवाल ये है कि ना तो नई कास्ट बनाने की यहाँ पर कोई कंट्रावर्सी है, वो तो आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट के पास में और पार्लियामेंट की जो नोटिफिकेशन, पार्लियामेंट की फीडबैक के बाद में ही वो जो है ना प्रेसिडेंट के एसेंट से कोई कास्ट नोटिफाई होगी या ऐड या डिलीट होगी ना। इसमें कहीं पर भी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का कोई खास रेलिवेंसी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला कि उस पर्टिकुलर एरिया में शेड्यूल कास्ट और स्पेशल एरियाज़ में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, वो इसका रेलिवेंस नहीं है। रेलिवेंस क्या है? रेलिवेंस ये है कि क्या कुछ कास्ट SC ST में से अलग कर देनी चाहिए या कुछ कास्टों को उसके अंदर से क्रीमी लेयर में ला देना चाहिए या फर्दर क्लासिफिकेशन इसमें कर देनी चाहिए। अब ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इसमें क्लासिफिकेशन कर देनी चाहिए या कुछ कास्टों को अलग कर देना चाहिए या कुछ कास्टों को क्रीमी लेयर में ला देना चाहिए। ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट को नहीं देखना है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में जो कर्मचारी अधिकारी ऐसी समुदाय से जो किसी भी कास्ट का है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, वो कोई भी हो सकता है, धोबी नहीं सॉरी खटीक है या अपना पासी है, धानक है, वाल्मीकि है, चमार है, जाटव, XYZ, ये मुख्यतः कास्ट हैं। तो इनमें से जिस भी व्यक्ति ने, एक परिवार ने अगर सरकारी नौकरी लेके अपने बच्चे को आगे बढ़ा लिया है, तो उस व्यक्ति के, उस परिवार का सरकार डाटा 1 सेकंड में इकट्ठा कर सकती है। सरकारी अधिकारी का डाटा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। उस आधार पर अगर मान लो कि कोई कास्ट एक स्टेट में 8% है और उसके 5% लोगों का विकास हुआ है और 3% लोग अभी भी हैं जो अभी उससे अनटच्ड है, ठीक है, उनका 3% के प्रति रेलिवेंस कंसर्न होना जायज़ है। एक 4% कास्ट है जो उसके 2% लोग जो है या 1% लोग आगे गए हैं, बाकी 3% लोग पीछे हैं, तो उनका भी 1% का 3% के लिए जो भी कहना है, जो भी लड़ाई है, या डिवीज़न की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का सपना भी तो यही था कि भी हम एक कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और हमारी एक पहचान और एक आइडेंटिटी, हमें एक रहना चाहिए। अब अगर हम इनको एन मास
अलग कर देते हैं कि भाई फलाना स्टेट से ये कास्ट बाहर, फलाना स्टेट से वो कास्ट बाहर, फलाना स्टेट से वो कास्ट बाहर। तो ऐसे तो फिर थोड़ा सा उसका एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ का वो जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए कहीं उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट में सरकारी नौकरी पे है और सरकारी नौकरी से अपने बच्चों को संपन्न करने के लिए उसने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का सरकार डाटा कलेक्ट करके उनका एक अलग से एक ग्रुप बना सकती है, एक अलग से वो एक जो ना अलग से एक आइडेंटिटी बना सकती है। उसमें सभी जात रहेंगे, ध्यान रहें, उसमें कोई एक कास्ट बाहर नहीं हो रही है। सभी कास्ट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो वेल ऑफ हो चुके हैं, जिनके जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कंपटीशन फाइट करा सकते हैं, उनका एक अलग जो ना का एक डाट वो बना दीजिए, जो ना एक अलग ग्रुप बना दीजिए। और अगर ज़्यादा ही लगता है कि भी एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन मान लो अगर उच्च ज़्यादा जैसे कह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग निकल जाएंगे, जो आज सक्षम हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत सक्षम है, जो इंटेलिजेंट हैं समाज में, जो थोड़े बहुत लीड करने वाले बने हैं, वो निकल जाएंगे, तब नीचे वाले जो लोग हैं वो बेचारे अभी उनकी इतनी वो एफिशिएंसी नहीं है, इतने सक्षम नहीं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो 25% SC/ST है, उसमें से 10% लोग जो सरकारी नौकरी का फ़ायदा लेकर आगे बढ़ गए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सक्षम हो गए हैं, तो उन लोगों का एक अलग ग्रुप बना दिया जाए और उसमें से जो 10% की जो रिजर्वेशन की जो सीटें हैं उनके लिए बुक कर दी जाएँ और उसमें सभी जातियों के लोग, उसमें सभी जाति के लोग जो आगे आ चुके हैं, सरकारी नौकरी का फ़ायदा उठा चुके हैं और उनके बच्चे भी जो है ना अच्छे लेवल पर हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाए। उनमें कोई आपस में वो यही नहीं रहेगा कि हम इससे बाहर हो गए हैं। और जो 15%, मैं उदाहरण दे रहा हूँ जैसे एक मोटा मोटा कि जैसे मान लो 15% जो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी का फ़ायदा ही नहीं लिया, आज तक बिल्कुल कहीं उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया, उनके बच्चे उस लायक हैं नहीं, वो बेचारे ना तो कमा सकते हैं ना उनके पास वो शिक्षा है, तो उनके लिए अलग से एक 15% का उन्हीं के अंदर कंपटीशन करा दीजिए। अब उनके बच्चों में आपस में कंपटीशन होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और 10% जो लोग हैं जो सभी कास्ट की जो जो ऊपर आ चुके हैं, जो एडवांसमेंट हो चुकी है, उन लोगों के अंदर जो एक उनके बच्चों का अलग अलग कंपटीशन होगा, तो उससे क्या होगा, उससे समाज टूटेगा भी नहीं, उसमें एक जात भी आइडेंटिफाई नहीं होगी, उसमें कुछ विशेष लोग ही आइडेंटिफाई नहीं होंगे, एक्सक्लूड नहीं होंगे, उसमें भी सभी हैं भाई अपर कास्ट में सॉरी जो जो सरकारी नौकरी का फ़ायदा उठाकर जो सक्षम हुए हैं, वो तो भाई वाल्मीकि भी हुआ है, धानुक भी हुआ है, खटीक भी हुआ है, पासी भी हुआ है, चमार भी हुआ है, जाट भी हुआ है, सभी हुए हैं। तो उन सबको सरकार अपना डाटा कलेक्ट करे, उनका एक अलग ग्रुप बनाए और 25% में से 17.5% में से 7% उन लोगों को दे, जो भी जो सेंसस जो डाटा के अनुसार बनता है, और उनके बीच में अलग से कंपटीशन करा के उनके लिए वो जो प्रतिभाशाली होगा वो आएगा। बाकी जो 10% जो नीचे रह गए हैं वो सभी जाति के, उसमें भी सभी जाति के बच्चे हैं, उसमें सारी जाति हैं जो भी मैं अब आपको गिनवा रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर उपजातियाँ, वो सभी जातियों के बच्चे हैं। और ये ऊपर वाले भी 7% में सभी जाति के उपजातियों के बच्चे, उनके अंदर अलग कंपटीशन करा जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो नीचे वाले जो बेचारे हैं, जिन्हें आज तक जिनके सरकारी नौकरी नहीं ली या घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनके बच्चे उस लेवल पर कैसे आएंगे। यहाँ पर जो हम सरकार से प्रोएक्टिव एक्शन या एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं कि सरकार आगे बढ़कर ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, उनके लिए वेलफेयर स्कीम बनाए, उनको स्कॉलरशिप दे, उनकी एजुकेशन को, उनकी उनकी जो कोचिंग को बढ़ाए, तो वो काम सरकार भी करे और हमारे जैसे लोग जो थोड़ी सी नौकरी से आगे बढ़ गए हैं, जो थोड़े से सक्षम हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं, वो भी लोग जिम्मेदारी लें। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें नीचे वाले जो 10% भाई रह गए हैं उनके साथ में खड़ा हुए कि उनके लिए, उनके बच्चों को हमें तैयार करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। अब अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज्ञान है, तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी लीगल मोरलिटी है सोशल के साथ साथ कि मैं उनको अपलिफ्ट करूं, उनके पास जाऊं, उनको पढ़ाऊं, उनके थोड़ा बहुत उनको समझाऊं, और ये हम सबको मिलकर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ना तो हमारे बीच में आपस में एससी में अमंगस्ट कास्ट में सब कास्ट में डिवीज़न होगा, क्लैश होगा, और ना ही हमारे भी जो थोड़े बहुत बच्चे, हमारी जो सेकेंड जनरेशन है, हमारा उदाहरण लीजिए, मैं फर्स्ट जनरेशन में ही मान लो मेरा पहला ही व्यक्ति हूँ जिसने रिजर्वेशन से मैं फ़ायदा लेके मैं यहाँ तक डॉक्टर बन के या कुछ भी पढ़ लिख के यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब आगे जो सेकंड मेरे बच्चे हैं उनको लिए सामने भी चुनौतियाँ हैं, तो ठीक है, ऐसे लोग जो ऐसा फील करते हैं तो उनके लिए एक अलग से सरकारी कर्मचारी अधिकारी का एक अलग से ग्रुप बना दिया ना भाई, एक अलग से ग्रुप है।
और अगर बात सवाल ये है कि भी सोशल स्टेटस वहाँ तक नहीं है, या फिर आपको वो सामाजिक वो आपका दायरा वो पहचान नहीं बनी है, तो फिर भाई 70 साल के बाद भी हम लोग क्लास 1 अधिकारी, उच्च अधिकारी बन के अच्छी अच्छी पोस्ट पे रह के अच्छी अच्छी तनख्वाह लेकर बड़े बड़े अपने घर बंगले बनाकर रह रहे हैं। अगर आप वो सोशल स्टेटस हमने नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो हमारी मानसिकता या हमारे कहीं ना कहीं सोच या हमारे कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर अपनी पहचान को लेकर हमारे ऊपर क्वेश्चन खड़ा करता है। आप हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 अफसर्स हैं, तो हमें अपनी पहचान बनाने में हमारे अंदर वो चीज़ हमें करनी चाहिए। चलिए वो अलग विषय है कि हम, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का विषय बनेगा कि अभी तक जो हमारे लोग उस लेवल तक पहुँचे नहीं जहाँ से सोशल स्टिग्मा खत्म हो। सोशल स्टिग्मा खत्म तो तब होगा जब हम लोग खुद भी उस चीज़ को चाहेंगे कि भाई कास्ट जो एक क्रश बन गया है, कास्ट एक जो कैंसर बन गया सोसाइटी में, जिसको हम रोज़ जो है कंडेम करते हैं, जिसको हर आदमी चाहता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उच्च पात जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा भी प्रयास है, हमें भी तो सोचना चाहिए कि भाई हम जाति को ना चिपक के जाति से ऊपर जाके अपने आप को थोड़ा सा प्रबुद्ध करके समाज के अंदर अपने व्यक्तित्व को पढ़े लिखे होने का परिचय देकर अपने आप को वैसा हमें वो लेवल अचीव करना चाहिए। एनी हाउ ये हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पे कर सकता है, इसके लिए कोई किसी को समझाया, इसके लिए उसको मनाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक अधिकारी हो, एक ऑफिस में अधिकारी हो, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आप धन संपन्न भी हो गए हो, आपके बच्चे भी शिक्षा में पढ़ रहे हैं, याद रहे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रिजर्वेशन से यहाँ पर आ चुके हैं। इनकी एक अलग क्लास बना के इनके लिए अलग से जो ना वो दे दीजिए रिजर्वेशन, इनके बच्चे आपस में फाइट करेंगे, और जो बाकी रह गए उनके बच्चों के लिए अलग से जो ना प्रोविज़न बना के उनके बीच में उनको फाइट करने दीजिए। उनको हमें भी सहारा देना चाहिए, और सरकारों को भी उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने चाहिए। उनकी एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक पूरी की पूरी वो सब चीज़ें जो उनको मिलनी चाहिए, कोचिंग मिलनी चाहिए, उनके लिए एजुकेशन के लिए बुक्स मिलनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, उनको जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो सरकार के एफर्मेटिव प्रोएक्टिव एक्शन में आता है। वैसे भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम जब कोई पढ़ाएंगे तो सरकार ऐसी बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं जहाँ सरकार की जिम्मेदारी है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वेलफेयर के लिए सरकार स्कीम बनाए। अब यहाँ पर जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसे तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, उल्टा हम इन चीज़ों को ऐसा ट्विस्ट करके समाज में आपस में ऐसा माहौल बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं विरोधाभास में दिख रहा है। ऐसा नहीं, आप लोग एक अलग से सरकारी अधिकारियों की जो एक बार फ़ायदा ले चुका है, जो थोड़ा सा ठीक हो चुका है, उन लोगों की अलग अलग से ग्रुप बना के उनका एक अलग से इसके प्रोपोर्शनेटली जो है उसमें उनका शेयर फिक्स कर दीजिए। और जो लोग नीचे हैं, जो इसमें एक्सक्लूडेड हैं, जो इससे अभी भी वंचित हैं, उनका अलग फिक्स कर दीजिए। ना तो जाति का विरोधाभास रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले में भी सभी सब कास्ट हैं और नीचे वाले में भी सभी सब कास्ट हैं, और आपस में प्यार प्रेम भी रहेगा, भाईचारा भी रहेगा, सबके बीच में तालमेल भी रहेगा, और हम यूनाइटेड भी रहेंगे। हम SC एज ए शेड्यूल कास्ट एक क्लास भी रहेंगे, और ऐसा करके हम अम्बेडकराइट्स भी रहेंगे। बाबा साहब का विजन और इस देश को महान बनाने के लिए हम लोग अपना जो है एक योगदान भी दे रहे हैं। भाई यहाँ पर तो देखिए कुछ गिव अप करने की फीलिंग भी रखनी पड़ेगी। अब मैं कोई इतना बड़ा कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरा ये स्टेटस हो चुका है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं अपने बच्चों को अपने 10% जो 7% वेल ऑफ भाई हैं उन्हीं के बीच में कंपटीशन करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनको करने दीजिए ना, वो उनको मेहनत करने दीजिए, पढ़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, एक बराबर के लेवल में टक्कर में कंपटीशन होगा तो और अच्छा लगेगा। और जो बाकी गरीब गांव के बच्चे हैं, जो हमारे भाई समाज दूसरे जो है, जो अनपढ़ हैं, जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको पढ़ाने वाला बताने वाला भी नहीं है, उनके बीच में वहाँ फाइट होने दीजिए। यहाँ पर जाति नहीं है, याद रखना, वहाँ पर भी सभी जाति के सब कास्ट के लोग हैं, यहाँ भी सब कास्ट के लोग हैं। इस तरीके से अगर हो सकता है तो देखिए कितना बड़ा मिरेकल हो जाएगा, और हम एक रहेंगे। हाँ, जहाँ संविधान ही खतरे में बात आ जाए, संविधान को ही बदलने की बात हो जाए, संविधान के अंदर प्रोविजंस को डिस्ट्रॉय करने की बात आ जाए, संविधान के अंदर आपके हितों के लिए कहीं ना कहीं एकदम से उसको अबॉलिश करने की अगर सवाल हो, तो आप लोग उसके लिए यूनाइटेड होकर उसको चैलेंज करिए, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक तरीके से आप लोग उसको अपना विरोध जता सकते हैं। देखिए हर चीज़ का तरीका है, ये तो समझने पर है, और हमें इसको क्या हम समझते हैं और कितना उसको मानते हैं, इस पर हमारे पे डिपेंड करता है। कोई गलत नहीं है, आपस में सब भाईचारा भी बना रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे फिर डिवीज़न हो जाएगा। और ये जो नीचे वाले जिनको मिलेगा,
जो बाहर निकल गए उनसे लड़ेंगे, और जो बाहर निकल गए वो सरकार से या किसी और जगह जहाँ से भी राइट्स का जो है इस तरीके का इंटरप्रिटेशन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, वो उनसे लड़ेंगे। क्लैश ही क्लैश होगा और एक ऐसा कैओस का माहौल होगा जो आई थिंक समाज और सब के लिए, हम SC ST के लिए यूनाइटेड होने के लिए जो सही नहीं है। और आज देश में 70 साल 76 साल के बाद हमें एक प्रोएक्टिव और जो ना फॉरवर्ड थॉट, याद रखना, इट इज़ ए फॉरवर्ड थॉट, ये लिबरल थॉट है, ये छोटी थॉट नहीं है। आपको बड़े लेवल पे सोच के इसको स्वीकार करना हमें चाहिए, और इसके साथ में हमें अपने गरीब भाइयों को जो छोटे पीछे रह गए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनके बुक्स के लिए कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए, गाइड करनी चाहिए। मेरी ड्यूटी है, जैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ, ऐसे ही मान लो मैं गाँव के गरीब बच्चे जो मेरे समाज के हैं, जिनका कोई गाइड नहीं, उनको गाइड करता हूँ। तो ये तो बहुत नोबल काम है। इस ऐसे काम करोगे तो अपने आप ही खुशी मिलेगी। आपस में लड़के एक दूसरे को टीका टिप्पणी करने से क्या मिलने वाला? संविधान में कोई किसी तरीके से कोई वो नहीं है। हाँ, ये समय की भी डिमांड हो सकती है, 76 साल हो गए, और ऐसे करते करते अगर हम सब लोग इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए तो देश में भी हमारा एक अलग पहचान होगी, अलग तरीके की हमारी एक अस्तित्व, और हमारा समाज में उस तरीके से हम लोगों का प्यार प्रेम और भाईचारा बनेगा। ये सब चीज़ों का बैरियर तोड़ना है तो एडवांसमेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इस पे और गहराई से कैसे सही हो सकता है, किस तरीके से बेस्ट इसके जो ना एक और भी इंटरप्रिटेशंस या इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, बाकी कुछ और चीज़ अगर जैसे भी हमारे को समझ में आएगा हम इसके बारे में दोबारा से आपसे अवगत कराएंगे। फ़िलहाल तो इतनी विनती करते हैं, जो हमारी ये एक जो विश्लेषण है इसको थोड़ा सा आप प्रेजुडिस ना होकर, या फिर आप किसी भी तरीके से एक पहले से ही चीज़ों को मन में ना रखते हुए आप अगर इसको सुनेंगे, इसको ध्यान से अगर समझेंगे, तो ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है हमने, और यही मेरे हिसाब से का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव और एक का आगे जाके बहुत बड़ा एक हमारे लिए बेस बन सकता है देश और समाज के विकास के लिए। हाँ, ये याद रहे कि SC ST का विकास देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आज भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारे भाई बहन गांव देहात में जो रहते हैं, उनकी जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की जो समस्याएं हैं, भूखमरी, अत्याचार की समस्याएं हैं, उनसे हम वंचित हैं, बहुत कंसर्न है, और उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा हम हमेशा करते रहेंगे कि उनको कैसे उनके जीवन में, उनकी लाइफ में सुधार हम अपने माध्यम से कर सकते हैं। ये तो हमेशा रहेगा। अगर हम लोग संविधान और बाबा साहब और देश को अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें इस दुनिया में सर्वोपरि रहें, तो फिर ये तो रहेगी ही रहेगी। जहाँ पर मान लो अपना खुद मैं और मेरा कहीं ऐसा आएगा तो फिर चीज़ें कन्फ्लिक्ट में आएंगी। लेकिन बाबा साहब ने भी यही कहा था, देश सर्वोपरि है। अगर मेरे देश के बीच में आई और तो यहाँ पर हमारे अपने लोगों के बीच की बात भी है, और ओवरऑल संविधान की बात भी है। हाँ, इसमें ये है कि भाई मान लो जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, तो जो बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पर मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसके लिए बाद में और आगे जाके विस्तार से बात की जा सकती है। उस पर हम अपना जो विश्लेषण है, जो सूझबूझ से हमारी जो अपनी बात है, वो हम कभी समय पे रखेंगे। हाँ, उसमें एक चीज़ ये है कि मान लो ये सभी सरकारी अधिकारी, या मैंने सरकारी अधिकारियों के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया है, जो सरकारी अधिकारी और उन्हीं से कंसर्न है, रिजर्वेशन का मुद्दा उन्हीं से कंसर्न है। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इसमें किस तरीके से उनके अंदर बाइफर्केशन हो सकता है, जो अधिकारी सरकार के फ़ायदा ले चुके हैं या जो नहीं ले चुके हैं, उनके बीच में हमने जो बाइफर्केशन हो सकता है, उसमें भी सरकारी अधिकारी, सरकारी जो लोग कर्मचारी लोग हैं, उसमें जो क्लास 4 हैं, मान लो जो इरेगुलर, जो एडोक पे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं, जिनकी सर्विस जिनकी एमोलमेंट्स बहुत ही कम हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क रहेगा। क्योंकि एज ए होल क्लास 1 ऑफिसर को और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस को वाले को, या फिर एडहोक वाले को, या फिर क्लास 4 जो जिसकी सैलरी बहुत कम है, उसका वो लेवल प्लेइंग फील्ड हम नहीं कह सकते। जो क्लास 1 क्लास 2 या फिर दूसरी क्लास के लोगों का है, वो थोड़ा सा रहेगा। लेकिन इस टाइम तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, रिजर्वेशन का फ़ायदा गरीब को मिलना चाहिए, हमारे शेड्यूल कास्ट की सब जाति को मिलना चाहिए। जो
जो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, जिसने फ़ायदा नहीं लिया है, उसको मिलना चाहिए। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट होना चाहिए। सभी कास्ट के लोगों के अंदर अभी भी लोग ऐसे हैं जो बेचारे अभी भी सरकारी नौकरी का फ़ायदा ना उठाकर, और उनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं और उस लेवल तक नहीं में आए हैं। उसमें कोई कास्ट नहीं आती है, वो एक अलग तरह के ही हमारा एक ग्रुप बनेगा, एक अलग तरीके की जो है वो बनेगा, जो आइडेंटिटी बनेगी। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एन मास किसी एक कास्ट को किसी स्टेट से बाहर कर देना, या उसको एक्सक्लूड कर देना, या फिर उसको बेनिफिट से डिप्राइव कर देना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए देखते हैं समय पे कैसे क्या होता है, किस तरीके से आगे चीज़ें एडवांस होती हैं। आई थिंक मैंने बड़ी ही गहराई से और बड़े ही सूझबूझ से चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद भी कोई चीज़ें आप लोगों को डिसएग्री करते हैं या कुछ आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो आप मेरे से पर्सनल भी व्हाट्सएप पे शेयर करके कमेंट्स डाल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और हर संविधान के किसी भी आर्टिकल के बारे में बारीकी से जानकारी के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ में हम सब एक हैं, शेड्यूल कास्ट सब एक हैं, और हमारी प्रायोरिटी संविधान और बाबा साहब को सर्वोपरि बनाते हुए देश की मुख्य धारा में सबको जोड़कर ये देश को महान बनाना है। क्योंकि अल्टीमेटली देश है तो हम हैं, और देश में ही हमारा अस्तित्व है। नमस्कार साथियों, सबको नमस्कार। नमस्कार।